नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन की रिकैप को एक नज़र देख लेते हैं। पहला सवाल था, ईएसजी फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह फंड उन कंपनियों का चयन करता है जिनका पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और कॉरपोरेट गवर्नेंस स्कोर ज़्यादा हो, और इसके बाद ही यह वित्तीय कारकों को देखता है। कथन 2, यह मुख्य रूप से पर्यावरण से जुड़ा है, इसलिए इस फंड को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। कथन 3, पहला ईएसजी म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड नाम से लॉन्च किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3 कथन सही थे। दूसरा सवाल था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें पॉलिसी सहयोग, रेनमिनबी का अंतर्राष्ट्रीयकरण, लोगों के बीच संबंध को शामिल करते हुए 5 कार्यक्रम शामिल हैं। कथन 2, चीन के थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से BRI में 5% तक निवेश बढ़ा है। इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। तीसरा सवाल था, ट्राइफेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय है। कथन 2, यह जनजातियों द्वारा अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के तौर पर कार्य करता है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। चौथा सवाल है, एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति है। कथन 2, यह IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील वल्नरेबल श्रेणी में शामिल है। कथन 3, इस प्रजाति का कछुआ भारत में पहली बार ओडिशा में देखा गया। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। पांचवा सवाल था, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम VIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है। कथन 2, इसके लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर AIM 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद वर्नाकुलर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। छठा सवाल था, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सुपरसोनिक गति प्रक्षेप वक्र का प्रदर्शन किया गया। कथन 2, इसे DRDO और NPOM रूस द्वारा विकसित किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, यानी ऑप्शन सी। सातवां सवाल था, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस हर साल गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। कथन 2, पहला सिद्ध दिवस 4 जनवरी 2018 को मनाया गया था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। आठवां सवाल है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, इजराइल, डेनमार्क या फिर जर्मनी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। नवां सवाल है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसका गठन किया गया। कथन 2, यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। कथन 3, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। और अंतिम सवाल था, इटली में जन्मे वास्तुकार जिन्होंने 2007 के प्रिट्जकर पुरस्कार सहित अपने डिजाइनों के लिए कई पुरस्कार जीते, वह फ्रांस के पोम्पिडो केंद्र के सह निर्माता भी थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रिचर्ड रोजर्स, IM पेई, ली कार्बोजियर या फिर डेनिस स्कॉट ब्राउन? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रिचर्ड रोजर्स। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था, रमना काली मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, माना जाता है कि देवी काली को समर्पित इस मंदिर को मुगल काल के दौरान बनाया गया था। कथन 2,
ऐतिहासिक रमन या रमना काली मंदिर भारत और कंबोडिया के लोगों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ढाका के रमन में पुनर्निर्मित रमन काली मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर के समीप ऐतिहासिक सुहरावर्दी उद्यान स्थित है। सुहरावर्दी उद्यान, जिसे पहले रमन रेस कोर्स ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश के ढाका में स्थित एक राष्ट्रीय स्मारक है। ऐतिहासिक रमन काली मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है, इसलिए कथन 2 गलत है। माना जाता है कि देवी काली को समर्पित यह मंदिर मुगल काल के दौरान बनाया गया था। इसे लगभग 400 साल पुराना माना जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह मंदिर हिंदू संप्रदाय के लोगों द्वारा बनाया गया था, लेकिन प्रामाणिक तौर पर ज्ञात नहीं है कि इसे किसने बनाया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसे हरिचरण गिरी द्वारा बनाया गया था, जो मंदिर में एक महंत थे। रमन काली मंदिर बांग्लादेश का दूसरा सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। पहला मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान करता है। कथन 2, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री के अधीन एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। कथन 3, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के शासन को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री द्वारा यह विश्वास जताया गया है कि केंद्र सरकार पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दे देगी। भारतीय संविधान भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान करता है, अतः कथन 1 गलत है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के शासन को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है, अतः कथन 3 गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक केवल राष्ट्रपति का एजेंट होता है, न कि किसी राज्य के गवर्नर की तरह राज्य का प्रमुख। राष्ट्रपति प्रशासक के पद को व्याख्यायित कर सकते हैं। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या प्रशासक हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री के अधीन एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, अतः कथन 2 सही है। लेकिन इस प्रकार की स्थापना से राष्ट्रपति या संसद का उन पर नियंत्रण कम नहीं होता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्का झील से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। कथन 2, यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में ओडिशा के वन विभाग कर्मियों को गश्त के दौरान करीब 29 प्रवासी पक्षी मृत मिले। हर साल सर्दियों के दौरान भीतरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील में प्रवासी पक्षी आते हैं, अतः कथन 2 सही है। भीतरकनिका सुंदरबन के बाद भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। 1981 में यह रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि बनी थी, अतः कथन 1 सही है। यहाँ मुख्य आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। तीसरा सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? कथन 1, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कथन 2, उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करने के लिए
25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को तत्कालीन ग्वालियर रियासत में हुआ था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत का मार्ग प्रशस्त किया था, इसलिए कथन एक सही है। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1951 में वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रभावित होकर भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। वह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे एवं 1996 और 1999 में 2 बार इस पद के लिए चुने गए थे। 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से देश मोजाम्बिक के साथ सीमा साझा करते हैं? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया या फिर बोत्सवाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक को क्षमता निर्माण के प्रयासों के क्रम में 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC और अन्य आत्मरक्षा उपकरण सौंपे। गौरतलब है कि यह मध्य अफ्रीकी राष्ट्र बढ़ते आतंकी खतरों से जूझ रहा है। मोजाम्बिक की सीमाएं तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी से लगती हैं। पूर्व में मेडागास्कर की ओर इसकी 2500 किलोमीटर लंबी हिंद महासागर तटरेखा है। इसकी राजधानी मपूतो है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा या से रुपए के मूल्यह्रास का परिणाम है या फिर है? आयातित मुद्रास्फीति में वृद्धि, कम ब्याज दरों को बनाए रखने में कठिनाई, भारतीय उत्पादों और सेवाओं का महंगा होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। मुद्रा का मूल्यह्रास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है। रुपए के मूल्यह्रास का मतलब यह है कि रुपया अब पहले की तुलना में कमजोर हो गया है। भारतीय रुपए के मूल्यह्रास के प्रभाव की बात करें तो इसका एक सकारात्मक पक्ष है। एक कमजोर मुद्रा महामारी के बाद प्रारंभिक आर्थिक सुधार के बीच निर्यात को बढ़ा सकती है। इसके नकारात्मक पक्ष है, यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा करता है और इससे केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक कम रखने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि यह एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी मुद्रा की तुलना में सापेक्षिक वृद्धि है। यह किसी देश के निर्यात को हतोत्साहित करती है क्योंकि उसके उत्पादों और सेवाओं को खरीदना महंगा हो जाता है। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। छठा सवाल, रेणुका जी बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह परियोजना सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर बनाई जा रही है। कथन 2, बांध बनने के बाद गिरी नदी के प्रवाह में करीब 110% की कमी आएगी। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में करीब 11,000 करोड़ से अधिक रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी एवं लोकार्पण भी किया। रेणुका जी बांध की बात करें तो इस परियोजना की कुल लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। 40 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर बनाई जा रही है। इसलिए कथन 1 सही है। इस परियोजना में दिल्ली और अन्य बेसिन राज्यों को 23 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी की आपूर्ति के लिए 148 मीटर ऊंचा बांध बनाने की परिकल्पना की गई है। रेणुका जी बांध परियोजना यमुना और इसकी 2 सहायक नदियों टोंस और गिरी पर बनाई जाने वाली परियोजनाओं का हिस्सा है। अन्य 2 परियोजनाएं यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना तथा टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना है। 2008 में इन परियोजनाओं की परिकल्पना की गई थी। इसके तहत सिंचाई एवं पेयजल घटक की लागत का 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष 10%
लाभार्थी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। बांध बनने के बाद गिरी नदी के प्रवाह में करीब 110% की वृद्धि होगी, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। 7वां सवाल, पंडित मदन मोहन मालवीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लाला लाजपत राय ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी। कथन 2, वे 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। 25 दिसंबर 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती मनाई गई। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज है। वह एक महान शिक्षाविद, अग्रणी वक्ता और राष्ट्रीय नेता थे। उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा महामना की उपाधि दी गई, इसलिए कथन 1 गलत है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी कहा। वह 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए कथन 2 सही है। उन्हें विशेष तौर पर कैरिबियन क्षेत्र में भारतीय अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 8वां सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी तरह के पहले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र DTTC और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। ये केंद्र DRDO द्वारा बनाए जा रहे हैं। अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के विकास में तेजी लाने के लिए स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह आसियान देशों और अमेरिका के बीच प्रस्तावित एक व्यापार समझौता था। कथन 2, इस पार्टनरशिप पर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही नहीं है। हाल ही में हुई एक बैठक में जापान ने 11 ट्रांस पैसिफिक देशों के बीच ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए ताइवान का स्वागत किया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और अमेरिका के बीच एक प्रस्तावित व्यापार समझौता था, इसलिए कथन 1 गलत है। इस पर 4 फरवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन 2 गलत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2017 में इससे बाहर निकलने की बात कही। तत्पश्चात समझौते की पुष्टि नहीं की जा सकी और यह लागू नहीं हुआ। शेष देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP पर सहमत हुए, जिसमें TPP के अधिकांश प्रावधान शामिल हैं और यह 30 दिसंबर 2018 को लागू हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन गलत हैं। आज के सेशन का अंतिम सवाल, नक्सलवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसकी शुरुआत 1967 में कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में हुई थी। कथन 2, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। नक्सलवाद की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। यह जमींदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न के चलते विद्रोह के तौर पर उभरा। 1967 में कानू सान्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में शुरू हुए इस विद्रोह को नक्सलवाद नाम दिया गया।
इसलिए कथन एक सही है। इसका मकसद किसानों को भूमि का उचित पुनर्वितरण करना था। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में फैल चुका है। वामपंथी, चरमपंथी, जिन्हें दुनिया भर में माओवादी कहा जाता है, भारत में उन्हें नक्सली के तौर पर जाना जाता है। ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात करें तो इसे 2009 में शुरू किया गया था और इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। H1B वीजा कुशल श्रमिक, G वीजा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संस्थाओं के प्रतिनिधि, E वीजा राजदूत। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।